हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सेशन। आई होप आपने पहला लेक्चर इस सीरीज का ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने प्रेपोजिशंस को डिटेल में डिस्कस किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रूर पढ़िएगा। और आज हम एनालॉजीज को सॉल्व करेंगे। सो एनालॉजी होता क्या है, किस तरीके के रिलेशनशिप एसोसिएशन आपको देखने को मिलते हैं, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यही इस सेशन का एजेंडा है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जूही नरूला। तो देखिए, जब आप तैयारी करते हैं और आप सिलेबस के बारे में अवेयर हो तो आपकी प्रेपरेशन सॉलिड हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। और इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी एस्पेक्ट छोड़ के मत जाइए, राइट? क्योंकि एग्जाम इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, पेपर का कोई भरोसा नहीं है। जो एस्पेक्ट आप छोड़ के जाएंगे, एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, राइट? तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, राइट? ऐसा कहते हुए ना, जितनी मेहनत करते हैं उतना लक हमारा साथ देता है। वो लक नहीं है, वो बेसिकली आपकी मेहनत है जो आपको सशक्त मजबूत बनाती है एग्जाम के लिए। चलिए, तो अब एनालॉजी क्या होती है? देखिए, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हम वर्बल या इंग्लिश में ही देखते हैं। इस तरीके के सवाल आपको रीजनिंग या क्वांट में भी देखने को मिलेंगे। आज हम वर्बल एनालॉजी की बात करेंगे। पर वर्बल एनालॉजी तक पहुंचने से पहले मैं आपको बेसिकली एनालॉजी होता क्या है उसका मतलब बनाती हूँ। तो एनालॉजी क्या होता है? एक सिमिलैरिटी या रिलेशनशिप। अगर बिल्कुल सिंपल टर्म में बोला जाए कि एनालॉजी क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम एनालॉजी क्या है? सिमिलैरिटी, एसोसिएशन, रिलेशनशिप, राइट? इस तरीके के कुछ टर्म्स आप देख सकते हैं। एसोसिएशन, सो बेसिकली क्या है, आपको दो टर्म्स यूजुअली प्रोवाइडेड होती हैं, ए इज टू बी। इन दो टर्म्स में एक रिलेशनशिप है जो एग्जिबिट हो रहा है, वो आपको डिकोड करना है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग का फर्स्ट पार्ट क्या कि ये रिलेशनशिप को डिकोड करिए, समझिए कि दोनों टर्म्स आपस में कैसे एसोसिएटेड हैं, कैसे रिलेटेड हैं, कैसे संबंधित हैं, आपस में क्या एसोसिएशन बेयर करती हैं, राइट? ये तो स्टेप वन है। कुछ केसेस में क्या करते हैं कि आपको सी ऑप्शन, यहाँ पे सी टर्म दे देते हैं और यहाँ पर आपको टर्म आइडेंटिफाई करना होता है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो ये क्वेश्चन तक प्रेजेंट करने का तरीका होता है, यानी कि तुम ये रिलेशनशिप को डिकोड करो, ये पार्ट वन है, और इसका सिमिलर रिलेशनशिप यहाँ पे फाइंड आउट करो। जैसे तुमको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बोला पिकॉक, पीहेन, राइट? एंड देन मैंने बोल दिया ड्रेक। और अब तुम फाइंड आउट करो यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, एंड देन आई गिव यू 4 ऑप्शंस टू सिलेक्ट। तो सबसे आपको पहले क्या करना है, पीकॉक और पीहेन में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। तो ये तो सिंपल रिलेशनशिप है। आपने कहा मैम अच्छा, मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, तो मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर का रिलेशनशिप गिवन है कि कोई भी नाउन का मैस्कुलाइन और फेमिनाइन हमें प्रेजेंट कर दिया गया। अब ड्रेक आपको पता होना जरूरी है, यहाँ पर खेल वोकैबुलरी का हो गया। सो ड्रेक इज बेसिकली मैस्कुलाइन डक, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो डक होगा। तो हमने क्या किया, पहले इस रिलेशनशिप को डिकोड किया और सिमिलर रिलेशनशिप हमने गिवन चॉइस में अप्लाई कर दिया, राइट? गिवन जो सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन है। तो कई बार आपको क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके का प्रेजेंट होगा जहां पे डक एक ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। डक हो सकती है, गूज हो सकती है, ठीक है, लाइनेस हो सकती है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, राइट? टाइगर हो सकता है। तो आपने बस डक को पिक कर लिया। इट कुड बी लाइक दिस। या कई बार आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि दे विल नॉट गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, दे विल सिंपली से ए इज टू बी एंड देन दे विल लीव इट ब्लैंक। सो टेक अ लुक एट विच ऑप्शन विच इज गिविंग यू अ सिमिलर रिलेशनशिप, और फिर ए बी सी डी। तरीका वही है, बस क्वेश्चन प्रेजेंट करने के वेरिएशंस हैं, राइट? तरीका अलग अलग है क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का। कॉन्सेप्चुअली तो बात एक ही है कि पहले आप ये रिलेशनशिप को डिकोड करिए, आइडेंटिफाई करिए कि दोनों टर्म्स आपस में कैसे रिलेटेड है, और फिर सिमिलर रिलेशनशिप को अप्लाई कर दीजिए। सो या कई बार आपको 4 एनालॉजीज दे रखी होती हैं, आपको एक एनालॉजी देखनी होती है जो उस पूरे पैराग्राफ में फिट इन नहीं होगी, तो ऑड वन आउट की तरह भी कई बार प्रेजेंट कर देते हैं। देयर कुड बी वेरिएशंस, बट बात यह है कि आपको दो चीजें क्वेश्चंस में टेस्ट हो रही हैं। एक, आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि लॉजिक तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, राइट? कहीं भी आप ये मत समझिए कि आपका वर्बल एबिलिटी है तो उसमें लॉजिक नहीं है, इसमें भी स्ट्रांगली लॉजिक अप्लाई हो रहा है, और जितना इफेक्टिवली आप लॉजिक चेक करेंगे उतना आप राइट आंसर्स तक पहुंचेंगे, राइट? सो लॉजिक भी चेक होगा और वोकैबुलरी भी चेक होगी, राइट? अब आपको नहीं पता पीकॉक, पीहेन या ड्रेक, डक के रिलेशनशिप नहीं पता, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आप
छोड़ आएंगे या आपसे हो नहीं पाएंगे, तो हम ये आपको बार बार सजेस्ट करते हैं कि वोकैबुलरी पे निरंतर काम करते रहिए। इन केस आपको नहीं पता कहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बिगिन करना है, तो एक प्री फाउंडेशन सीरीज है इसी चैनल पे, आपका जो चैनल है आईपी मैट वाला, इसमें प्री फाउंडेशन सीरीज में वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज की डिटेल में बात करी है, राइट। मैं लिख भी देती हूँ, प्री फाउंडेशन सीरीज, राइट। सो प्री फाउंडेशन सीरीज में वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज की बात करिए आप, अभी भी देर नहीं हुई है, राइट। वोकैबुलरी बिल्डिंग डेवलप करने के लिए कभी देर नहीं होती, अभी भी आपको मैं सजेस्ट करूंगी, रेकमेंड करूंगी, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। और दिन का इफ नॉट मोर 15 से 20 मिनट वोकैबुलरी बिल्डिंग को जरूर दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसईटी एनपैट में भी आपको मदद करेगा, आई एम श्योर आपके प्लान्स बाकी कुछ एग्जाम्स देने के और भी होंगे, वहां पे भी आपको स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी की जरूरत पड़ेगी, बिना अच्छी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस करना मुश्किल हो जाता है, राइट। चलिए, तो अब कैसे करना है, वर्बल एनालॉजी को कैसे इंप्रूव करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और किसी वर्ड के आपको सारे मीनिंग्स पता होने चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, एक वर्ड होता है फाउंडर, ठीक है। तो फाउंडर बेसिकली का मतलब क्या होता है, फाउंडर इज अ पर्सन हु हैज क्रिएटेड समथिंग, है ना, संस्थापक जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे मार्क जकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, आप बोलते हो ना ऐसे। अब ये तो हमने कैसे यूज कर लिया एज अ नाउन, और फाउंडर्ड एज अ वर्ब का मतलब होता है फेल होना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब नहीं पता होगा तो आप फंस जाएंगे। स्कूल आपके लिए जिस स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं वही है, बट कलेक्टिव नाउन भी होता है फिश का, राइट। सिमिलरली आपके लिए प्राइड क्या है, अच्छा गर्व, की भाई आई टेक प्राइड इन बीइंग कॉल्ड एन इंडियन, बट प्राइड एक कलेक्टिव नाउन लायन का भी है। तो ये सारे पॉसिबल मीनिंग्स जब तक आपको पता नहीं होंगे तो आता हुआ क्वेश्चन आप नहीं सीख पाएंगे। अब जैसे देखिए, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि आपको लिख के आ गया प्राइड और लायन। अब आपको नहीं पता कि अच्छा कलेक्टिव नाउन है, तो आप फंस जाएंगे। आप कहेंगे कि अच्छा लायन में प्राइड होती है, या लायन जंगल का राजा, तो इस तरह के उलट पुलट आउट ऑफ द वे आप रिलेशनशिप्स भी ट्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं ना। एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप हर तरीके से दिमाग चलाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए यू शुड नो वेन एवर यू आर बिल्डिंग वोकैबुलरी, यू शुड नो विच पार्ट ऑफ स्पीच इट बिलोंग्स टू, राइट। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग में क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, कि वोकैबुलरी जब बिल्ड कर रहे हैं, सो लर्न ऑल पॉसिबल मीनिंग्स, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पॉसिबल मीनिंग्स हैं वर्ड्स के, वो सारे आप सीखिए, दैट्स वेरी क्रूशल। उसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को ये बिलोंग करता है। ये नाउन की तरह फंक्शन करता है, एडजेक्टिव की तरह करता है, दोनों की तरह करता है, वर्ब की तरह करता है, किस तरीके से काम करता है, राइट। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको आई एम श्योर पता होंगे, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, तो आपको सारी ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को ये बिलोंग कर रहा है। उससे क्या होता है ना, कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपको वर्ड का डिटेल में मतलब पता है, और यही हमारा गोल है, राइट। ये तो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं कुछ, तो आप प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस तो नहीं होंगे। यूजुअली जहाँ घूमेगा वो नाउन, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स में ही घूमेगा, पर फिर भी आपको कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच की तरह वो यूज होता है वो भी जानना जरूरी है। सारे पॉसिबल मीनिंग्स भी इंपॉर्टेंट है यूज करना, राइट। सो बेसिकली हम कहते हैं कि भाई रिवाइज करते रहिए, राइट, और रिपीट मोड पे इन वर्ड्स को यूज करते रहिए, रिवाइज रिपीट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप रिविजन करेंगे, जितना रिपीट करेंगे, जितना सेंटेंसेस में यूज करेंगे, राइट, उतना आपके पास वर्ड्स रहेंगे। जितना आप बस रट्टा मार के छोड़ देंगे, सेंटेंस में नहीं यूज करेंगे, तो उतना आपको वर्ड को रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते नहीं आप किसी तरीके की मुश्किल में फंसे, राइट। सो दीज आर सम पॉइंटर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो राइटली सजेस्टेड, एज मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें वोकैबुलरी तो बिल्ड करनी ही करनी है, वोकैबुलरी के बिना काम नहीं चलेगा, राइट। जरूर ये वीडियो देख लीजिएगा। एक बुक की रिकमेंडेशन मैं आपको सिखा ही रही हूँ तो बता भी देती हूँ, देयर इज दिस बुक वर्ड पावर मेड इजी। मैं अपनी हर वीडियो में अगर वोकैबुलरी बिल्डिंग की बात करती हूँ तो ये बुक जरूर सजेस्ट करती हूँ। नॉर्मन लुइस की बुक है, प्लीज टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर बुक, राइट। इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट ओनली फॉर यू, आपके यंगर सिबलिंग्स, कजन, सबके लिए बुक बहुत ही हेल्पफुल है। तो this will be an investment that you're doing. It's not very expensive, you'll very easily get it on any online platform, किसी बुक स्टोर पे भी आपको आसानी से मिल जाएगी। चलिए,
तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बोल रही थी कि रिलेशनशिप को आपको डिकोड करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि जो गिवन टर्म्स हैं उनमें आपस में क्या एसोसिएशन है, क्या बेयरिंग है, और एक बार आपने वो एसोसिएशन ट्रैक कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए आसान हो जाएगी। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, राइट। अब मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, पार्ट होल का रिलेशनशिप होता है, स्मॉलर बिगर का रिलेशनशिप होता है, बिफोर आफ्टर का रिलेशनशिप हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो सकता है कि भाई ए से बी हुआ या ए की कमी होगी तो बी होगा, राइट। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि आयरन और एनीमिया, तो बेसिकली क्या रिलेशनशिप है कि आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ द रिलेशनशिप कुड कम। बी इज अ साइन सिंबल ऑफ ए, राइट। तो डव और पीस इस तरीके का रिलेशनशिप आपको दे दिया, राइट। ए इज अ टाइप ऑफ बी, अ पार्ट शो कर दिया, राइट। ए इज अ टूल ऑफ डूइंग बी। तो एनी रिलेशनशिप, राइट। आप मतलब ये सोचिए कि दुनिया में हजारों तरीके के रिलेशनशिप्स और कोई भी इमर्ज करके आ सकता है। आपको सो सिनोनिम्स दे सकते हैं, दो एंटोनिम्स दे सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, राइट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्योर फॉर ऑल पेनिशिया, एंड देन यू आर आस्क्ड कि भाई इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। आपको किसी का कोई कंट्री का कैपिटल सिटी दे सकते हैं, किसी कंट्री की करेंसी दे सकते हैं, यंग वन पूछ सकते हैं, साउंड पूछ सकते हैं, कलेक्टिव नाउन पूछ सकते हैं, राइट। तो यू कैन नॉट इवन थिंक कि कहाँ तक रिलेशनशिप्स आ सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा तो फिर मैम करें क्या? करें यही कि वोकैबुलरी बिल्ड करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करें। तो इन क्वेश्चंस में एक्यूरेसी डेवलप करने का कैसा तरीका होता है कि आप खुद को एक्सपोजर दें, राइट। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने तरीके के क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे, राइट। रिलेशनशिप तो आप कितने याद करेंगे, तो बेइंतहा रिलेशनशिप है। तो गिव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, तो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, एंड like I'm repeating myself, but it's important that develop a solid vocabulary, then you'll be able to sail through। जी कुछ तो मैं आपको आज की क्लास में एग्जिबिट करके दिखाती हूँ। जैसे अब कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, आई हैव गिवन यू इनफ ऑफ थ्योरी, राइट। अब इट्स मोर ऑफ एन एप्लीकेशन पार्ट। जितना सॉल्व करेंगे उतना क्वेश्चन आपको करने में मजा आएगा और उतना आपकी लर्निंग एनहांस होगी। मैं स्क्रीन छोड़ देती हूँ ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से देख सको और इस रिलेशनशिप को आप डिकोड करो, अच्छे से करो, राइट। कई बार क्या होता है हम बहुत जल्दबाजी करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की और उसमें हम फंस जाते हैं। तो सबसे पहले वैंडल और डैमेज के बीच का रिलेशनशिप ढूंढो, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप वैंडल और डैमेज के बीच का रिलेशनशिप ढूंढें। एक बार रिलेशनशिप डिकोड हो गया, फिर देखिए कौन सी ऐसी चॉइस है जो सिमिलर रिलेशनशिप को एसोसिएट करती है, राइट। विक्टिम आप समझते ही हैं, जैसे अगर किसी कोई क्राइम केस हुआ तो जिस पे जुल्म हुआ वो विक्टिम होता है, क्राइम आप समझते ही हो, राइट। उसके बाद टेम्पर छेड़छाड़ करना होता है, एडिक्शन लत लग जाना होता है, स्टैमिना इज बेसिकली स्ट्रेंथ आपकी बॉडी की, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वैंडल, अगर मैं आपको बताऊं, सो वैंडल इज अ पर्सन हु कॉजेज डैमेज। सो क्या होता है कि वैंडल एक पर्सन है जो डैमेज कॉज कर रहा है। तो विक्टिम क्राइम तो नहीं कमिट कर रहा, राइट। पेस्ट कॉजेज अनोयंस, नहीं, अनोयंस मतलब गुस्सा आना। पेस्ट आप समझते हैं, जैसे पेस्ट कंट्रोल करते हैं, चूहा एक टाइप का पेस्ट है, या पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं पेड़ पौधों पे, राइट। टेम्पर से शाउटिंग नहीं होती, एडिक्शन से स्टेमिना नहीं डेवलप होता। तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप को ट्रेस करना है। सो आप लिख सकते हो, राइट। इसमें ये सोचो कि क्वेश्चंस में अगर वोकैबुलरी नहीं आ रही कोई बात नहीं, आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड हो रही है। सो वैंडल इज अ पर्सन हु कॉजेस डैमेज, ठीक है। वैंडल इज अ पर्सन हु कॉजेस डैमेज, सो दैट्स एसोसिएशन दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो हमने एसोसिएशन ट्रैक कर ली। अब पेस्ट की वजह से अनोयंस होता है, विक्टिम की वजह से क्राइम नहीं होता, टैम्पर छेड़छाड़ करना होता है, उसकी वजह से शाउटिंग नहीं होती, एडिक्शन भी एक आपको लत लग जाना होता है, उससे स्टेमिना नहीं बिल्ड होता। तो पेस्ट कॉजेस अनोयंस। तो दो पार्ट हो गए, पहले हमने रिलेशनशिप डिकोड किया और फिर ऑप्शंस में देखा कि कौन सी चॉइस सिमिलर रिलेशनशिप को प्रेजेंट कर रही है, राइट। अब आपने क्या किया, एक तो रिलेशनशिप सीख लिया और कुछ वोकैबुलरी अपनी इनहांस कर ली, तो ये सारे पर्पस सॉल्व करेगा। तो ऐसे घबरा मत जाइए कि मेरे को कोई वर्ड का मतलब नहीं पता, अब मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, राइट। देयर इज दिस ऐप मेरियम वेबस्टर, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो, राइट। ये फ्री ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आपको तुरंत वर्ड्स के सारे मीनिंग्स पता चल जाएंगे। उसके बाद एक छोटी सी नोटबुक रख लो जिसमें आप नए वर्ड जो सीखते जा रहे हो उनको लर्न करते जाओ। जब नोटबुक आप में आप वर्ड लिख ही रहे हो तो कोई भी वर्ड जो आप लिखते हो उसका मीनिंग लिख लो, राइट। और उस वर्ड के साथ उसके दो सिनोनिम्स लिख लो, दो एंटोनिम्स लिख लो, राइट, ताकि होलिस्टिक लर्निंग हो जाए।
उसके साथ कोई निमोनिक क्रिएट कर लो, मेमोरी टूल जिससे वर्ड रिटेंशन रहे, राइट, निमोनिक्स क्रिएट कर लो, और उसका अगर हो सके तो एक सेंटेंस बना लो। उसके साथ अगर आप कोई स्टोरी क्राफ्ट कर सकते हो आप वो कर लो। तो देयर कुड बी मल्टीपल वेज, राइट, किसी वर्ड को रिटेन करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप देखो आपके लिए कौन सा मोस्ट इफेक्टिव तरीका है, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अगेन आई लीव योर स्क्रीन ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ पाए, देख पाए, ट्राई कर पाए लॉजिक। So botany is to plants, then you have to check the option. Agriculture is to herbs, astronomy is to stars, philosophy is to books, anthropology is to religion. सो यू हैव टू सी कि कौन सा राइट रिलेशनशिप होगा। तो सबसे पहले अगर हम रिलेशनशिप डिकोड करें तो बॉटनी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। आप करते हैं ना जूनियर क्लासेस में, जूनियर तो क्या मतलब इन 11th-12th किसी के पास अगर साइंस है तो बॉटनी और जूलॉजी पढ़ रहा होगा बायोलॉजी में, है ना। तो दो एस्पेक्ट्स होते हैं। सो बॉटनी इज अ स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो व्हाट इज बॉटनी? बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो एग्रीकल्चर इज द स्टडी ऑफ हर्ब्स ओनली? नो, हर्ब्स आर अ टाइप ऑफ प्लांट्स। सो याद है ना आपको, बचपन में आपने पढ़े होंगे ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, बस वही है ना। तो एग्रीकल्चर इज नॉट द स्टडी ऑफ हर्ब्स। Astronomy is the study of stars. We can keep this. Philosophy is not the study of books. Anthropology is not the study of religion, right? Anthro is the root for mankind. तो anthro root किसके लिए होता है? mankind के लिए होता है, right? जैसे एक word होता है philanthropy, philanthropy, love for mankind, right? So philanthropist कौन सा person हो जाएगा? Philanthropy is love for mankind and philanthropist is a person who shows mankind, right? Who shows kindness, who shows love towards mankind. और फिल के साथ आप बिब्लियोफाइल भी टर्म याद कर सकते हो, फिलैंडरर याद कर सकते हो, राइट। इस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रो के साथ आप बहुत सारे और वर्ड्स एसोसिएट कर सकते हो। सो ये रूट वर्ड अप्रोच पे हमने गेम खेल लिया है ना। तो अब मल्टीपल तरीके एसोसिएशन के वर्ड्स को रिटेन करने के, आपको जो कई बार ऐसा नहीं होता कि एक ही स्ट्रैटेजी काम करती है। किसी वर्ड के लिए रूट वर्ड याद कर लीजिए, किसी के लिए निमोनिक क्रिएट कर लीजिए, किसी पे सेंटेंस बना लीजिए, राइट। सो ट्राई टू बी वेरी इनोवेटिव एंड ट्राई टू बी एज क्रिएटिव एज यू कैन बी व्हेन यू टॉक अबाउट वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो देखिए सेंसस पॉपुलेशन क्या रिलेशनशिप होगा? क्लोज चॉइसेस हैं, केयरफुली क्वेश्चन करिएगा। कई बार रिलेशनशिप आसान होता है बट चॉइसेस में हम फंस जाते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड टेक अ लुक एट द क्वेश्चन वेरी नाइसली। जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चंस हमें बड़े टाइम सेविंग लगते हैं, तो हम बस जल्दबाजी में आंसर मार्क कर देते हैं। अब आरसी में भी तो टाइम देते हैं, तो आप अगर 10 सेकंड की जगह 15-20 सेकंड दे देंगे बट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, सो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो अगर हम देखें, सो सेंसस क्या है? सेंसस इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और अ काउंट ऑफ पॉपुलेशन, है ना। जनगणना होती है ना, वही सेंसस है, राइट। आपके घर में लोग आते हैं तो कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, एंड देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो गवर्नमेंट कुछ और लोगों को अपॉइंट करती है, तो स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं जो कंट्री का सेंसस करते हैं, राइट। सो इट्स बेसिकली अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और अ काउंट ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस क्या होगा? काउंट ऑफ पॉपुलेशन, राइट। सो कैटलॉग कैन कंटेन पिक्चर्स बट एग्जॉस्टिव नहीं है, राइट। सो इन्वेंट्री क्या होती है? इट्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ सप्लाईज। तो जो लोग अपने स्टार्टअप्स रन करते हैं, राइट, तो वो स्टॉक रखते हैं कि भाई उनके पास कितना सामान बचा है, कितनी सप्लाईज बची हैं व्हाइल दे आर टेकिंग प्रोसेसिंग द ऑर्डर्स, राइट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो एक बहुत आजकल स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन बिजनेस एंड एवरीथिंग। पहले भी था, इनफैक्ट हर बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो डेटोनेशन, एक्सप्लोजन तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया, तो रिकॉर्ड वाला तो कहानी बनती नहीं है इसमें। डिक्शनरी कंटेन्स वर्ड्स, राइट। सो इट इज dictionary is containing, right? Census is more about counting, listing, not just containing. तो closely जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो पाएगा वो इन्वेंट्री और सप्लाईज का हो पाएगा। सो सेंसस इज अ रिकॉर्ड और अ काउंट ऑफ पॉपुलेशन। So census is basically is a record or a count of population, है ना। So this is how the relationship is there. So like I told you, catalog can contain pictures, but जो count वाला idea है
वो नहीं कवर हो रहा, इन्वेंट्री रखेंगे आप। डेटोनेशन तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये आप एग्जिबिट कर नहीं सकते। डिक्शनरी हैज वर्ड्स बट काउंट वाला हिसाब नहीं है, तो बी इज द राइट चॉइस। अब डिक्शनरी वर्ड्स भी कई बच्चों के लिए हो सकता है टेम्पटिंग ऑप्शन होता, बस इसी का ध्यान रखना है कि आपके लिए वो ट्रैप्स बिछाएंगे, आप उन ट्रैप्स में ना फंसे, राइट। चलिए लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कॉन्स्टलेशन और स्टार्स में क्या रिलेशनशिप है। कुछ कुड भी डायरेक्ट, राइट। अब आपको पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टलेशन कहते हैं, राइट। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। सो व्हाट इज कॉन्स्टलेशन? इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो कई बार रिलेशनशिप डिकोड करना आसान है। अर्थ और मून ग्रुप का रिलेशन नहीं है, सेंटर सर्कल नहीं। आर्किपेलेगो, अब ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप एलिमिनेशन से कर दो यार, ए बी डी में तो ग्रुप वाला आइडिया नहीं निकल के आ रहा, तो बचा क्या? सी। तो कई बार आप एलिमिनेशन तक पहुंच जाओगे, एलिमिनेशन से आंसर तक, बट हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, राइट। सो बी कॉशियस, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छे से पढ़िए। देखिए कैकोफोनस और ईयर में क्या रिलेशनशिप होगा। सो सी कैकोफोनस इज एन अनप्लेजेंट साउंड, ठीक है। कैकोफोनी, फोनी रूट साउंड के लिए होता है, राइट। सो जैसे इस कैकोफोनी, ठीक है। सो कैकोफोनी इज अनप्लेजेंट साउंड, ठीक है। तो जो आपको इरिटेशन क्रिएट करेगी, तो अनप्लेजेंट साउंड कहाँ पे इरिटेट करेगी ना। अब आप रात को सो रहे हो और कोई जोर जोर से भोंपू बजा दे, तो आप कहेंगे यार ये क्या हो रहा है। सो इट्स बेसिकली कॉजिंग ट्रबल, इरिटेशन इन द ईयर, राइट। सो इसका कैकोफोनी का ऑपोजिट यूफनी हो जाता है, विच इज अ प्लेजेंट साउंड, राइट। ये इसका ऑपोजिट हो गया। सो यहाँ पर ईयू रूट पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है, राइट, और फोनी साउंड के लिए होता है। तो देखिए अब कई बार आप थोड़ा सा ना, मैं यही कहती हूँ कि हजारों क्वेश्चन करने के बजाय अगर आप कुछ क्वेश्चंस माइंडफुल होके करेंगे, ज्यादा टाइम देके करेंगे, तो उससे लर्निंग आपकी इनहैंस होगी। आप ये मत सोचिए मुझे 10 क्वेश्चंस करने हैं, आप सोचिए कितनी वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं, कितने लॉजिक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना कुछ नया सीखा जा सकता है ना। सो दैट विल हेल्प। सो आउटरेजियस इज जो भड़काने वाला होता है, तो जरूरी नहीं है कि हर मतलब इरिटेशन वाला रिलेशनशिप नहीं है। कमोशन नॉइज होती है, जैसे टीचर कहती है ना क्लास में, व्हाई आर यू क्रिएटिंग कमोशन इन द क्लास, राइट। सो दैट्स नॉट द केस। एरोनियस अर इज टू मेक मिस्टेक, राइट। एक कॉमन सेइंग है इंग्लिश में, टू err is human, to forgive is divine, right। so to err is to make mistake, error से बना है ना, देखो error आप एसोसिएट कर पाओगे, is human, गलती करना human है, but to forgive अगर आप माफ कर देते हैं, that is to डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, वो भगवान वाली क्वालिटी आप डिस्प्ले कर देते हैं अगर आप माफ कर देते हैं, तो कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। रैंक इज द इरिटेशन कॉज इन नोज, तो अब वही सारे पॉसिबल मीनिंग्स। व्हाट इज दिस क्वेश्चन टीचिंग अस? that you should learn all the possible meanings of the words, then only you can do well in the analogy based questions, otherwise you're going to find difficulty and it will become a task for you to go through such questions in a nice way. So it's vocabulary also, it's decoding relationship also, right? Multiple things are at test. Be wise, be smart, be intelligent, do the questions nicely. So देखिए बेलिग्रेंस और अग्रेसर में क्या रिलेशनशिप है। सो अग्रेसर जो होता है, जो अग्रेसिव से वर्ड बना है, राइट, जो बहुत खुंदक शो करता है, गुस्सा शो करता है। बेलिजरेंस गुस्सा होता है, राइट। सो बेलिजरेंस इज मैंने, जैसे कोई गुस्सैल होता है ना, जो इरिटेटिंग होता है, लड़ाई करने को तैयार रहता है, क्वारलसम होता है, तो उसको हम बेलिजरेंट कहते हैं। तो अग्रेसर क्या करेगा? वो बेलिग्रेंस को शो करेगा, राइट। तो बूर कौन है? जो इनसेंसिटिविटी शो करता है। तो अग्रेसर जैसे बेलिजरेंस शो करता है, उसी तरीके से बूर एक पर्सन है जो इनसेंसिटिव बिहेवियर को शो करता है। प्रेडेटर तो हंटिंग से एसोसिएटेड हो गया, कॉन्फिडेंस से एसोसिएशन नहीं है। अनोयंस होता है खुंदक में आना, पैसिफिस्ट होता है जो काम करता है, ये तो दोनों ऑपोजिट रिलेशनशिप हो गए, ठीक है। और ट्रूस पीस है, इलिसिट इलीगल है, तो देर इज नो logical relationship, right? So then in that case aggressor is a person who shows belligerence, right? तो जो अग्रेसर गुस्से वाला बंदा है वो गुस्सा शो करेगा, सिमिलरली बूर इनसेंसिटिविटी शो करेगा, राइट।
सो पैसिफिस्ट तो काम हो गया, तो ये तो रिलेशनशिप ऑपोजिट हो गया, राइट? ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। इन दोनों में ट्रूस होती है, शांति स्थापित हो गई है, तो रिलेशनशिप नहीं है। प्रेडेटर इज मोर और लेस एसोसिएटेड विद हंटिंग, तो कॉन्फिडेंस का अगेन कोई एसोसिएशन नहीं है, सो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या रिलेशनशिप होगा रिफाइन और ऑयल में। तो क्या करते हैं, रिफाइन और ऑयल का रिलेशनशिप ट्रेस करिए, पहले अच्छे से फाइंड आउट करिए कि आपस में क्या रिलेशनशिप एग्जिबिट हो रहा है। देखो आपने आई एम श्योर 10th 11th में या कोई जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि कैसे ऑयल को प्योरीफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं, राइट? सो ऑयल इज रिफाइंड टू मेक इट यूजेबल, राइट? अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, राइट? सो विनो और वीट, तो वीट में भी ऐसा क्या करते हैं कि वो लेते हैं, एक छापी सी लेते हैं। आपके घर में अगर कभी दादी नानी गेहूं साफ करके आटा गेहूं को पिसवाते हो आटा के लिए, तो उन्होंने देखा होगा कि एक बड़ी सी छलनी होती है, उसको उछालते हैं, तो जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं वो आपके निकल जाते हैं और गेहूं प्योरीफाई हो जाती है, साफ हो जाती है। तो दैट यू कैन कीप एज एन ऑप्शन, राइट? हार्डनेस मीन्स टू यूज, तो हार्डनेस करते हो आप एनर्जी, उसमें तो रिलेशनशिप नहीं है। और माइनिंग एक्सट्रैक्ट्स है, बट माइनिंग रिफाइन नहीं करती। और मोल्ड इज बेसिकली यूज टू शेप द प्लास्टिक, राइट? मोल्ड सांचा होता है, तो द ओनली ऑप्शन दैट विल बी फिटिंग इन विल बी विनोय वीट। तो ऐसे एक करके छलनी टाइप का होता है, उसमें ऐसे उछालते हैं गेहूं को, और छोटे छोटे दाने निकल के बाहर आ जाते हैं, जो आपको अनवांटेड मटेरियल होता है, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। सो जैसे ऑयल रिफाइन होता है, उसी तरह से व्हीट विनोइंग से प्योरीफाई होती है, राइट? चलिए, सो लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट इज द रिलेशनशिप। क्रेस्ट और वेव, ये भी अगर आपने पढ़ा है फिजिक्स, तो ये सुना सुना सा टर्म्स लगेंगे आपको, राइट? तो आई एम श्योर कुछ कुछ तो हमने पढ़ा ही होगा, वेव्स जब पढ़ा है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो एसोसिएट करिए, आपकी नॉलेज जो है आपने सीखा वहीं से क्वेश्चन बनेगा। कुछ एक्सेप्शनली आपके सामने नया कॉन्सेप्ट लाके नहीं रख देंगे वो, राइट? बट आप कितना अच्छे से काम करते हो वो आपको देखना पड़ेगा। सो क्रेस्ट क्या होता है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेव होती है, ठीक है? तो अब आप ऑप्शंस देखो। सो क्लाइमैक्स इज द एंड पॉइंट, राइट? जैसे क्लाइमैक्स है मूवी का, तो उसमें हम एवरीबडी इज एक्साइटेड। यूलॉजी एक तरह की स्पीच होती है, बट मेमोरी पीक वाला पॉइंट नहीं आता। एग्जाम्पल पैराडम एक मॉडल है, पीक नहीं है। माइलस्टोन मार्क्स अ पॉइंट इन डिस्टेंस, बट ये पीक को नहीं मैच करता। तो climax is the peak point of action or sequence, so like how crest is the peak point of wave, so the only option that will go for it is क्लाइमेक्स। देखिए अभी मैंने आपको यूफनी सिखाया था ना, अब वैसी से एक और स्पीच आ गई। यूलॉजी इज अ स्पीच गिवन इन अप्रिसिएशन ऑफ समबडी, तो मेमोरी नहीं होगा, पैराडिम मॉडल होता है, राइट? माइलस्टोन तो आपको मेजर पता चल गया आप कहाँ तक पहुंच गए हैं। सो दिस इज बेसिकली क्रेस्ट, राइट? दिस इज क्रेस्ट, इसको आई थिंक ट्रो बोलते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो वेव्स आपने पढ़ा होगा, उसमें ये पॉइंट था, तो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस। सी इनकॉरिजिबल क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉरिजिबल एंड रिफॉर्म? पहले रिलेशनशिप ट्रेस करो एंड सी विच चॉइस अलाइंस इन वेल। चलिए, तो बेसिकली क्या होता है कि इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, राइट? सो सिमिलरली इंट्रैक्टेबल वो है जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते, समथिंग विच कैन नॉट बी मैनेज्ड, can't be managed. So something which cannot be reformed is incorrigible, right? So that's how we can pick B as a right answer. Impartial तो आपको पता है ना, partial biased होना होता है, impartial निष्पक्ष होना होता है,
इंटॉलरेबल होता है जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते, बट क्रिटिसाइज से एसोसिएशन नहीं बैठेगा, और इम्यूटेबल स्पीक में भी कोई एसोसिएशन नहीं है, राइट? सो बी विल बी द राइट आंसर. समथिंग विच कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड इज इनकॉरिजिबल एंड समथिंग विच कैन नॉट बी मैनेज्ड इज इंट्रैक्टेबल, राइट? सो आई होप आपको मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके. सो लाइक आई टोल्ड यू, वर्क कंसिस्टेंटली ऑन वोकैबुलरी, दैट्स रियली मैंडेटरी, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? तो पहले वोकैबुलरी पे काम करिए, करते रहिए, राइट? उसके बाद कोशिश करिए यू सॉल्व क्वेश्चंस. और जब वोकैबुलरी पे काम कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, लर्न ऑल मीनिंग्स, राइट? तो कोशिश करिए कि आप जितने पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हैं वो सीख लें, और वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है. अगर आप थोड़ा सा टाइम इस एक्सरसाइज को भी दे सकते हैं तो जो आपकी लर्निंग है वो होलिस्टिक हो जाएगी, पर्पसफुल हो जाएगी, आप का आउटकम एनहांस हो जाएगा. नहीं तो फिर कई बार जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल, प्राइड, इस तरीके के कई वर्ड्स हैं जो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से तो हमें आते हैं पर उसके सारे पॉसिबल मीनिंग्स नहीं पता, तो फिर हम एग्जाम में फंस जाएंगे. सो वी रियली डू नॉट वांट कि आपको एग्जाम में कोई भी अनवांटेड सिचुएशन का सामना करना पड़े. तो अच्छे से तैयारी करिए, जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे उतना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, राइट? सो आई होप यू लाइक द सेशन. कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट. गॉड ब्लेस यू. विजयी भव.